Hello students, today we are going to discuss a new chapter in science. Basically it's a biological chapter. The name of the chapter is tissue. Now what is this tissue all about? We have studied about cells, how a cells perform, what are the shape of the cell, what are the size of the cell and what are the parts of a cell in our previous biology chapter. In this chapter we have to learn a larger classification of a cell, that is the tissues. Tissues are the group of cells. They may or may not be similar in shape, they may or may not be similar in size, but they share a common function. Means all of them work together to perform a common function. Those group of cells are known as the tissues. So what are tissues? Tissues are the group of cells that stays together to perform a particular function or a life process known as tissues. Correct? Now these tissues are designed in such a way that there is a division of labor between them. क्या होता है इसे डिवीजन ऑफ लेबर? जैसे आप ही के स्कूल में चले मान लीजिए आपके यहाँ साइंस के अलग अलग टीचर है ना? हर टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता. कोई टीचर स्पेसिफिक सिर्फ फिजिक्स के पढ़ाते हैं, कोई टीचर स्पेसिफिक सिर्फ केमिस्ट्री के पढ़ाते हैं, कोई टीचर स्पेसिफिक सिर्फ बायोलॉजी का पढ़ाते हैं. ऐसा क्यों नहीं कि एक ही टीचर सारा को पढ़ा दी? रीजन इज दैट सबके पास वो एबिलिटी है. देखिए एक सेल में एक टीचर में सारी एबिलिटी है कि वो सारे सेल को पढ़ा सके. उसी प्रकार हर सेल में एबिलिटी है कि वो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सारा प्रॉपर्टीज एक सेल में हो सकता है. लेकिन सारा सेल से सारा काम कराने पे सेल की एफिशिएंसी घट जाएगी. इसीलिए व्हाट वी डू, हम कुछ सेल्स को मार्क कर देते हैं कि भाई तुम्हारा काम है सिर्फ न्यूट्रिशन का पार्ट देखना. कुछ सेल को डिवाइड कर देंगे, भाई तुम्हारा काम है सिर्फ रेस्पिरेशन देखना, तुम्हारा काम है सिर्फ रिप्रोडक्शन देखना, तुम्हारा काम है सिर्फ सर्कुलेशन देखना. इस तरह हम कुछ सेल्स को डिवाइड कर, जैसे तुम्हारे स्कूल में बोले ना हर टीचर सब पढ़ा सकता है, लेकिन कुछ टीचर सिर्फ साइंस पढ़ाएंगे, कुछ टीचर सिर्फ इंग्लिश पढ़ाएंगे, कुछ टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ाएंगे, कुछ टीचर एसएसटी पढ़ाएंगे. ऐसे अलग अलग कर देते हैं. ये सिर्फ स्कूल में या हमारे बॉडी में, हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूट में जहां पे हम काम करते हैं सेल पे, वहां पे हर आदमी को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो हर एक काम कर सके. लेकिन हमको सिर्फ एक ही जॉब में दिया जाता है. पिछले 13 साल से हम एक ही तरह का जॉब कर रहे हैं. कभी बोरिंग नहीं लगता? नहीं सर, बोरिंग नहीं लगता. उल्टे हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जिस डेस्क पे, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो आंख बंद कर भी काम करेंगे ना, फिर भी हम गलती नहीं करेंगे. बिकॉज आई हैव गेन्ड एक्सपर्टीज इन देम. दैट्स वाई एक सेल अगर वही काम के लिए अगर उसको फिक्स करके रखे, एक सेल को उसी काम के लिए अगर एंगेज करके रखे, तो वो उस काम को बहुत ही एफिशिएंटली करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा. दैट्स वाई टिश्यूज आर रिक्वायर्ड. हमारे बॉडी में तो सिर्फ सेल से ही काम हो सकता था, या अलग से टिश्यू बनाने का, अलग से ऑर्गन बनाने का क्या जरूरत पड़ा? ये काम जरूरत पड़ा कि जिस पार्ट को हम जिस काम के लिए डिजाइन करेंगे वो उस काम को उतना एफिशिएंटली करेगा. This division of work or this division of life process in various within various tissues or various organs, so that each of them can perform very efficiently, is known as division of labor. इतना तो क्लियर है. अब हम लोग चले जाते हैं सर टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं. पहले बोल दिए टिश्यूज बना कहां से, आया कहां से ये टिश्यू? टिश्यू आया सेल्स से. सेल कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के, प्लांट सेल, एनिमल सेल. तो टिश्यूज भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. टिश्यूज 2 प्रकार के हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू. तो हम लोग क्या करेंगे डिटेल्स में, एक बार प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, एक बार एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे. ठीक, चलो स्टार्टिंग विथ प्लांट टिश्यू. इस पोर्शन को हम घेरा लगा दिए, ये पार्ट खत्म हो गया. First part is the plant tissues. ओके, एक चार्ट के मदद से बता रहे हैं सो दैट इट्स बिकम इजियर फॉर यू.
प्लांट टिश्यू आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसका डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये सवाल आता है कि डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच हैव द सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डिवाइड। ठीक है, इस टिश्यूज में वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें अभी भी रिप्रोडक्शन एबिलिटी या फिर डिवीजन एबिलिटी बाकी है, ये बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर मेड ऑफ सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड और डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये बड़ा, ये डेड नहीं है, हम ये नहीं बोले डेड है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, बिकॉज सेल इज द लिविंग पार्ट, सेल इज नॉट द नॉन लिविंग पार्ट। तो सेल से टिश्यू बना, दोनों का दोनों लिविंग है। लेकिन जैसे आप लोग ग्रो कर रहे हैं, प्रत्येक साल आप लोग का हाइट बढ़ रहा है या फिर साइज में आप लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग के बॉडीज में चेंजेस आ रहा है। लेकिन आपके फादर के या मदर के बॉडी में कोई चेंजेस देखते हैं आप लोग? जैसे हैं वैसे सर, पिछले 10 साल से वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है ना। इसका मतलब वो मर नहीं गए, उनका सेल मर नहीं गया, क्या हुआ? उनका बॉडी ग्रो करना बंद कर दिया। सिमिलरली एक प्लांट में भी कुछ टिश्यूज होते हैं ऐसे जिस सेल्स में अभी भी रिप्रोडक्शन एबिलिटी बाकी है, वो सेल अभी भी ग्रो कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ज्यादा नया सेल्स को जन्म दे सकता है। दैट काइंड ऑफ टिश्यूज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसको समझाने के लिए एक छोटा डायग्राम बनाते हैं। चलो, दिस इज अ प्लांट, ओके। देखो उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये प्लांट है, ओके। अब एक प्लांट में ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहां कहां आएगा? यू टेल मी, एक प्लांट किस किस जगह पे ग्रो कर सकता है? सबसे पहला से उसका हाइट या लेंथ इंक्रीज होगा पेड़ का। दैट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंसर्न विद दिस एपिकल मेरिस्टेम। These meristems are present at the tip of the branches, at the tip of the shoot and at the tip of the root, so that it can help in the elongation of length, लंबा कर सके प्लांट को। मतलब ये कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सर यहाँ पे, इस जगह पे, या कि इसको लंबा कर सके, इस जगह पे इसको लंबा कर सके, इस जगह पे इसको लंबा कर सके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, at the tip of the branches, at the tip of the shoot, at the tip of the root, मतलब टिप पे रहेगा। इसका काम है लंबा करना, एपिकल मेरिस्टेम का काम है लंबा करना। जितने नए नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ उसके लेंथ को इंक्रीज करने में काम आएंगे। दिस इज द वर्क ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। अब है सर लैटरल। लैटरल क्या करता है? आप लोग का ग्रोथ सिर्फ हाइट में नहीं होता, विड्थ में भी होता है, चौड़ा होता है ना? पढ़े हैं ना वो क्या बोलते हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्लास 8 में, कि आपका बॉडी लंबा भी होता है और चौड़ा भी होता है, नए मसल्स डेवलप करते हैं। सिमिलरली एक पेड़ सिर्फ लंबा नहीं होता, उसका ट्रंक मोटा होता है, उसके ब्रांचेस मोटा होते हैं। तो ये काम कौन करेगा? लैटरल मेरिस्टेम करेगा। इट इज प्रेजेंट इन द साइडवेज, ऑन द साइड ऑफ द स्टेम, ऑन द साइड ऑफ द ब्रांचेस एंड द साइड ऑफ द रूट्स। यहां पे प्रेजेंट रहता है ताकि वो रूट्स को मोटा कर सके। जितना पेड़ बढ़ेगा रूट भी मोटा होगा, सो दैट इट कैन टाइटली होल्ड टू द सॉइल। जितना पेड़ लंबा होगा उसका स्टेम मोटा होगा, जितने ब्रांचेस लंबे होंगे उसके ब्रांचेस का थिकनेस बढ़ता जाएगा। सो थिकनेस बढ़ाने का काम कौन करेगा? लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम लेंथ बढ़ाएगा और लैटरल मेरिस्टेम थिकनेस बढ़ाएगा। तो सिर्फ ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का है नए पार्ट्स डेवलप करना।
है ना। आप लोग याद कीजिए वही बात बोले थे ना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, सिर्फ का लेंथ नहीं बढ़ता, सिर्फ का मसल नहीं बढ़ता, आपके बॉडी में नए ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, आपके बॉडी में नए हार्मोन्स डेवलप करते हैं, करेक्ट है ना। सिमिलरली एक पेड़ में भी इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बड्स, न्यू ट्विग्स, न्यू लीव्स, न्यू फ्रूट्स, न्यू फ्लावर्स। नए अगर कुछ पार्ट निकालना है तो वो किस टिश्यू की मदद से निकलेगा, वो इंटरकैलरी। मान लो यहाँ पे 2 ब्रांचेस ऑलरेडी है, मान लो ये बड़ा हो कि यहाँ पे एक ब्रांच निकालना है, तो यहाँ पे हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम रहेगा विच हेल्प्स टू फॉर्म अ न्यू ब्रांच फ्रॉम हियर। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम रहेगा विच हेल्प्स टू फॉर्म अ न्यू ब्रांच हियर। यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम रहेगा विच हेल्प्स टू एक्सटेंड द रूट फर्दर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का ये काम है। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स प्रेजेंट बिटवीन द लीव, बिटवीन द stem or between the roots, whereas a new part of the branch or new part of the stem or new part of the root can be created. So ये सब तीनों मेरा नया ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का है। So मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज are also known as growth tissues because they are responsible for growth. एक पेड़ का ग्रोथ लंबाई में होता है, चौड़ाई में होता है, या फिर नया कोई पार्ट्स डेवलप करने में होता है। लंबाई अगर करना है तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन एपिकल मेरिस्टम, मोटा करना है प्लांट को दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन लैटरल मेरिस्टम, और अगर उस प्लांट का नया पार्ट्स डेवलप करना है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, द टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट ओनली एंड they are known as growth tissues because they have the ability to grow and reproduce. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू क्या है सर, परमानेंट टिश्यू। दे आर परमानेंट, ये ना ग्रो करता है, जो साइज का है उसी साइज का रह जाएगा, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, ये जितने सारे हैं उतना ही नंबर्स में रहेगा, ना इसका नंबर बढ़ेगा ना इसका नंबर घटेगा। अब आप लोग ये सवाल करेंगे सर जब ये रिप्रोड्यूस ही नहीं करता तो पेड़ बड़ा होता है तो ये सब कैसे आएगा। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, simple permanent tissue and complex permanent tissues. Simple permanent and complex permanent. अब ये सिंप्लेक्स परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या अंतर है सर? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज परमानेंट टिश्यूज और आर दोज टिश्यूज विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल। बस समझ में आया? हमने क्या कहा, tissues are the group of cells which are collected together to perform a specific function. हमने बताया था ये बात। कभी भी हमने ये बोला कि all the tissues must be of the same type या all the tissues are must be of the same size और all the tissues must be of the same shape, कभी नहीं बोला। हमने बोला they are collected in such a way that they perform a common task. I have never said that their shape or size must be equal. But अगर ऐसा कोई परमानेंट टिश्यू मिला जिसका सारा सेल्स एक ही तरह का है, दोज काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू, मींस ऑल द सेल्स आर ऑफ द कॉमन टाइप, आर ऑफ द सेम टाइप। लेकिन अगर हमको ऐसा कोई टिश्यू मिलता है जिसमें अलग अलग सेल्स मिलके एक टिश्यू बना हुआ है, अलग अलग शेप है सेल का, अलग अलग साइज है सेल का, अलग अलग स्ट्रक्चर है सेल का, लेकिन सारे के सारे फंक्शन काम एक ही काम करते हैं, दोज काइंड ऑफ टिश्यूज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कतरा बुझेছো? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज which have similar kind of cells or which are made up of similar kind of cells, whereas complex permanent tissues are made up of different kinds of cell which may be different in their structure or functions, but when combined together they perform a single function. ठीक है? अब ये simple permanent tissue कितने टाइप के? Simple permanent tissue is again divided into 3 types. What are those? हाँ,
These are the three names. क्या क्या बोले? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. सर ये क्या है? कीमा नहीं है, डोंट वरी, ये कीमा नहीं है, चिकन कीमा मटन कीमा, ये काइमा है. व्हाट इज काइमा? दे आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. और ये नेम क्यों दिया गया है? बिकॉज डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन. पहला क्या है? पेरेनकाइमा. पेरेनकाइमा क्या है? दे आर द मोस्ट फाउंड टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी. एक प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा टिश्यूज पेरेनकाइमा होता है. क्यों? द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट्स बॉडी, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर कवरिंग है वो इस पेरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है. ये पेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ होता है. दैट्स व्हाई दे आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग डिफेंस और प्रोटेक्शन टू द इनसाइड पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. They are not so rigid. They can expand. They can expand in all directions, and they have certain. Their cell walls are not so thick. But अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी टू द प्लांट. एक प्लांट का स्ट्रेचेबल या फ्लेक्सिबल पार्ट कौन कौन सा होता है? सर उसका जो ट्विग होता है, ट्विग मतलब नया स्टेम, एक फ्रेश स्टेम को ट्विग कहते हैं. The petiole of the leaf, the petiole of the flower, the young branches, ये सबको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये टूट ना जाए. जब एक ब्रांच बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल है. लेकिन एक ब्रांच जब पतला रहेगा तो उसको इजीली तोड़ सकते हैं. तो उसको तोड़ने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि जितना भी तुम्हें मोड़ो वो जल्दी टूटता नहीं है. वाई? क्योंकि वहां कोलेनकाइमा सेल्स ज्यादा रहते हैं. दे प्रोवाइड द आउटर हार्ड कवरिंग ताकि अंदर के पार्ट को हम सेव कर सके. ये क्या प्रोवाइड करता है? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट. दैट्स व्हाई देयर आउटर कवरिंग इज वेरी वेरी थिन. बहुत पतला होता है कि मोटा वॉल रहेगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, टर्जिड हो जाएगा. याद है ना सेल्स में बोलते हैं ना कि प्लांट सेल्स आर टर्जिड. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ थिक लेयर ऑफ सेल वॉल. तो अगर इनका सेल वॉल ज्यादा मोटा हो गया तो टर्जिडिटी आ जाएगा, ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव अ थिक सेल. दे हैव अ सेल वॉल बट सेल वॉल इज वेरी थिन. सेल वॉल इज वेरी थिन एंड हैव गैप्स इन बिटवीन. कि दो सेल के बीच में गैप्स होता है ताकि गैप रहेगा सो दैट दे कैन मूव. केमिस्ट्री चैप्टर 1 याद करो. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा. सिमिलरली कोलेनकाइमा सेल्स के बीच में भी गैप्स रहते हैं सो दैट द सेल्स कैन मूव एंड दस कैन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी. लास्ट में रहेगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हर जगह नहीं रहता. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ऐसे, पहले बताया स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है. They have a very thick cell wall made of lignin. बहुत मोटा सेल वॉल होता है. There is no space between the cells. सेल्स के बीच में कोई शेप नहीं रहता, कोई स्पेस नहीं रहता, एकदम टाइटली पैक रहता है, एक के साथ एकदम सट के रहता है. क्यों? Because they are used to provide extra strength or rigidity to certain parts of the plant such as nuts and seeds. किसी भी प्लांट का सीड देखे, बीज, जो आम का सीजन चल रहा है अभी, कभी आम का बीज खाए हैं? तोड़ पाए आम का बीज? सर मेरे दांत टूट जाएंगे, आम का बीज नहीं टूटेगा. दे आर सो हार्ड. कहां से आए ये हार्ड? इतना हार्ड का पत्थर से भी सख्त होता है जो बीज आम का या फिर कटहल का या फिर लीची हम लोग जो खाते हैं उसका बीज देखे हो कितना सख्त होता है. या फिर जो खजूर, डेट्स, उसका जो बीज देखे हो, पत्थर टूट जाएगा वो नहीं टूटता. क्यों? क्यों सर? क्या है उसमें? ये है उसमें स्क्लेरेनकाइमा. दे हैव थिक सेल वॉल ऑफ लिग्निन. सेलुलोज तो है ही, प्लस लिग्निन से बना हुआ रहता है. कोई गैप नहीं है सेल्स के बीच में, टाइटली पैक रहता है. और सेल वॉल्स आर सेल्स आर टू टर्जिड. मतलब वहां बेंड होने का या फ्लेक्सिबिलिटी देने का कोई रास्ता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इस पार्ट्स में प्रोवाइडेड है जो पार्ट को हम एक्स्ट्रा हार्ड बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नट्स एंड सीड्स. तो ये इस जगह मिलेगा. तो कहां पे तीनों का काम क्या है? पेरेनकाइमा एक्स्ट्रा, पेरेनकाइमा जस्ट आउटर लेयर को कवर करने के काम में आता है, which is used to provide protection to the inner delicate organs. Colenenchyma provides flexibility or movability to the soft parts of the plant, and sclerenchyma provides extra stiffness or hardness to certain parts of the plant such as nuts and seeds. Then we move on to complex permanent tissue. What are complex permanent tissues? Complex permanent tissues are those tissues which have different kind of cells. Means they are made up of different cells
they have different structures, they have different shapes, they may have even different functions, but when they are packed together, when they are brought together, all of them have a same task to do for a plant's body. These complex permanent tissues are of two types. What are those? They are xylem and phloem. Xylem and phloem are the two complex permanent tissues. तो सर complex बोलते different cells আছে. कौन type of cells আছে? Let me be very clear. Those are xylem এর মধ্যে আছে tracheids. Then we have xylem parenchyma, tracheids, vessels, xylem parenchyma and fibers. These are the different types of cells that are used to create a xylem tissue. अब ये बताओ सर ये xylem tissue किस काम में यूज होता है? Sir, we know that a plant's body have two conducting tissues. Conducting tissues माने दो जो tissues बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक है xylem और एक है phloem. Xylem tissues are used to transport water and minerals in the plant's body. Water and minerals are carried from the roots to the leaves. ये रूट से लीव तक जो प्लांट को जो पानी ले जाना है, that is done by the help of xylem tissues. ठीक है? और phloem tissues they are used to carry food from the leaf to different parts of the plant. They carry water and mineral from the roots to the leaves. Phloem carry food from the leaves to different parts of the plant. जैसे फॉ से फूड उस तरह फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम. तो बाकी रह गया जाइलम, दैट इज फॉर वाटर. ठीक है? सो नाउ जो जाइलम का ये चार पार्ट्स है, तो फ्लोएम का सर क्या क्या पार्ट्स है? फ्लोएम का पार्ट्स है सीव टिश्यूज, सीव सेल्स, देन वी हैव कंपेनियन सेल्स, वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा, and finally we have phloem fibers. They also have fibers. So these are the different types of cells that are joined together which is used to make a phloem tissue. देख रहे हैं अलग अलग नाम है. क्यों अलग अलग नाम है? Because they are different cells. उसका शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, मे बी सबका फंक्शंस भी थोड़ा अपने से अलग है, लेकिन they all are bundled in such a way that they do a common task, that is to transport food. They do a perform task, that is they do a particular task, that is to transport water. ठीक है? So these are the complex tissues and these are the simple tissues. Now ये simple tissue का ही कुछ simple और complex, not the simple, simplex और simple और complex, ये दोनों सारा modification कर दें तो ये दोनों को modify करके मेरा बन जाएगा protective plant tissue. क्या है ये प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू? प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू को नाइदर हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक, नाइदर कहेंगे परमानेंट, नाइदर सिंपल, नाइदर कॉम्प्लेक्स. वो सबके मिले हुए हैं. मतलब ऐसा पार्ट जहां पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी है, थोड़ा बहुत सिंपल परमानेंट भी है, इवन कि थोड़ा बहुत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है. ये सारे मिलके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं which helps to provide an extra protection, to provide an extra segregation of the plant from the environment. These tissues are of two types, basically the epidermis and second is the cork. एपिडर्मिस टिश्यू आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन. जो एक प्लांट का सबसे बाहर का पार्ट है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस टिश्यू. These epidermis tissue are generally very thin and have a thin layer of cells around their body. ठीक है? एक पतला लेयर जैसे हमारे शरीर के ऊपर होता है आउटर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस.
एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, हमारे स्किन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन रहता है, आउटर स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस, अंदर का स्किन इज नोन एज एंडोडर्मिस। सिमिलरली एक प्लांट का भी जो आउटर कवरिंग होता है हर ऑर्गन का, चाहे वो प्लांट का लीव हो, चाहे वो प्लांट का फ्रूट हो, चाहे प्लांट का स्टेम हो, द आउटर कवरिंग इज नोन एज द एपिडर्मिस। दे आर सिंगल लेयर्ड एंड they are also used to provide protection against some harsh weather such as dry condition, extreme cold, ये सब में ये protection है। What is cork? Cork are the dead cells. Cork are the dead cells that are formed by the outer covering of the stem. एक stem का जब सेल डेड होने लगता है तो आउटर कवरिंग, जो बार्क हम लोग कहते हैं, बार्क होता है ना सूखा लकड़ी जैसा, वो आउटर बार्क इज मेड ऑफ दिस कॉर्क सेल। They are generally dead. They have very high density and they are very tightly packed. Why? Because they have to provide protection from the external harsh weather. बाहर जो रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, विंड ब्लो करता है, तो यहाँ के लिए हमको आउटर कवरिंग चाहिए सो दैट कि बाहर का एनवायरमेंट या बाहर का कंडीशन हमारे प्लांट के इनसाइड को हार्म ना कर सके। That's why we have this cork tissue. Epidermis and cork, these are the protective plant tissue which can be a combination of all the types of tissues that we have already studied. Other than this, we have to know certain modifications of this parenchyma. We have to study two modifications of this parenchyma. This parenchyma is again divided into two types, aerenchyma and chlorenchyma. They are not types, they are the modification. प्लांट में एक बहुत ही अच्छा चीज होता है कि देयर बॉडी कैन बी मॉडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, कैक्टस देखें, कैक्टस का जो स्पाइन्स है, जो मतलब जो कांटा दिखता है आपको, वो कांटा नहीं है, एक्चुअली द लीव्स, जो लीव्स मॉडिफाई हो गया स्पाइन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। सिमिलरली द स्टेम हो गया फ्लेशी एंड पल्पी विच बिहेव्स एज अ लीफ, बट एक्चुअली द ग्रीन पार्ट जो दिखता है वो उसका स्टेम है। उसी प्रकार जो पेरेन्काइमा, जो एक्सटर्नल आउटर लेयर है, ये कभी कभी ग्रीन कलर का हो जाता है, क्लोरोफिल से पैक्ड हो जाता है। व्हाई? बिकॉज टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। कभी कभी एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस का मतलब फूड का रिक्वायरमेंट इतना बढ़ जाता है, प्लांट बहुत बड़ा है, उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमारे जो आउटर लेयर में भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल ऐड कर देते हैं, सो दैट कि अगर नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट जो है, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, वहां भी अगर थोड़ा बहुत क्लोरोफिल रहे, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। सो दैट टिश्यू, so the modification of the parenchyma which has a chlorophyll in them so that photosynthesis can occur, such kind of parenchyma is known as chlorenchyma, chlorophyll and chyma, so chlorenchyma, ठीक है। Similarly there are certain aquatic plants, water plants, जिसको पानी के ऊपर तैरना होता है, they have to float over water। कैसे फ्लोट करेगा सर? हमको एयर फील्ड बलून्स चाहिए, एयर फील्ड क्या बोले रिंग्स चाहिए, जिसके ऊपर हम फ्लोट कर सकते। स्विमिंग पूल में देखते हो ना, जब कोई स्विमिंग करने आता है, दे आर गिवन एयर फील्ड बलून्स, ताकि उसके ऊपर वो लोग फ्लोट कर सके। सिमिलरली जितना भी एक्वाटिक प्लांट्स है, लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, उनके पत्ते जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, दे हैव सम एयर फील्ड बलून्स और एयर फील्ड लीव्स इन देम। तो ये एयर फील्ड टिश्यू कहां से आया? एरेनकाइमा। The aquatic plants have parenchyma in such a way that the parenchyma can trap air within their structure. This gives them the ability to float over water. Such kind of parenchyma is known as aerenchyma. And the parenchyma which are green in color have chlorophyll in them, so that photosynthesis can occur. They are known as chlorenchyma. Correct? They are the modifications of parenchyma, कि parenchyma को कन्वर्ट कर दिया गया है एरेनकाइमा या फिर क्लोरेनकाइमा में। वो कोई नया टाइप या नया कोई काइंड नहीं है। क्लियर? नाउ तो ये तो था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एनिमल टिश्यूज। द एनिमल टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सर ये टिश्यूज का एक एक पार्ट और इसके अंदर सब पार्ट्स मिलेंगे। पहली बात सर, एपिथेलियल टिश्यू क्या है?
द एपिथेलियल टिश्यू आर रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स, कि हमारे ऑर्गन का जो कवरिंग होता है या फिर हमारे ऑर्गन का जो लाइनिंग होता है, ये सब ये स्क्वामस, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। यहाँ पे हमारे बॉडी में कोई डेड या लिविंग बोल के ऐसा कोई पार्ट नहीं है, जैसे कि एनिमल्स में था ना मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, यहाँ लेकिन ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि ये पार्ट ग्रो करेगा, ये सेल ग्रो करेगा, ये टिश्यू ग्रो नहीं करेगा। यहाँ हर एक पार्ट ग्रो करता है, हर एक टिश्यू ग्रो करता है, इसीलिए यहाँ पे परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल के कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। तो पहला टिश्यू क्या है, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू आर यूज्ड फॉर द कवरिंग ऑफ द एनिमल पार्ट्स, कवरिंग ऑफ द एनिमल organs is known as epithelial tissue. Epithelial tissue is further into smaller parts. They are the squamous epithelium. Then we have cuboidal epithelium. Then we have columnar epithelium. Then we have and ciliated epithelium. These are the 4 types of epithelium. और ये सारा का लास्ट में वो आता है stratified epithelium, ये भी लिख देते हैं stratified epithelium। सर क्या है ये squamous epithelium? The outer single layer of a very thin cells, the outer single layer of thin cells whose sole work is to provide protection to the inner parts is known as squamous epithelium cells. The outer single layer of cells whose only work is to provide protection to the inner organs is known as squamous epithelium. ये देखोगे हम लोग के शरीर में भी कभी अगर चोट लग जाए या कहीं दीवार से घिस जाए तो ऊपर का हल्का सा एक लेयर उठ जाता है स्किन का, वो है हमारे ये स्क्वामस एपिथेलियम। बहुत ही पतला लेयर होता है ताकि अंदर के सेल्स को ये प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस इज द फर्स्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम। देन वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये स्क्वामस एपिथेलियम तो जस्ट पतला सा लेयर है, ये तो सिर्फ ये प्रोवाइड करता है कि भाई बाहर का कोई डस्ट या डर्ट या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर ना घुस सके। लेकिन हमारे बॉडी का एक स्ट्रेचेबिलिटी होता है, बॉडी का एक शेप होता है, ये कौन प्रोवाइड करेगा? इसके लिए हमको हार्ड थिक लेयर ऑफ सेल्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये स्क्वामस एपिथेलियम बहुत ही पतला है, वेरी थिन लेयर लाइक दिस, वेरी थिन। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस लाइक दिस स्क्वामस एपिथेलियम, पतला पतला एकदम लेयर। हाँ, ये इसके नीचे फिर इसके लाइक दिस इज माय स्क्वामस एपिथेलियम से। क्यूबॉइडल एपिथेलियम और जस्ट क्यूबॉइड जैसा होता है, क्यूबॉइड याद है ना, व्हाट इज द क्यूबॉइड? क्यूबॉइड इज द, ये ऐसे क्यूबॉइडल जैसा रहता है लाइक दिस। ये क्यूबॉइड मोटा जैसा सेल रहता है लाइक दिस, क्यूबॉइड जैसा बना हुआ रहता है। Like this the cells are made. So the cells are thick, they are rigid and provide a bit of protection or a shock absorption from the outer shock or the outer attacks. बाहर से अगर धक्का लगे हमारे शरीर को या हमारे बॉडी को तो एक मोटा लेयर चाहिए, वरना हमारा बॉडी तो फट जाएगा, टूट जाएगा। ये काम करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम्स, सिलेंडर्स, पिलर्स जैसा ऐसे है लाइक दिस। Like this, they are pillar in shape. यहाँ इसका न्यूक्लियस है। They are columnar. इसका काम क्या है? They are also known as glandular. They are also known as glandular epithelium. Why? Because एक ग्लैंड का काम क्या है? ग्लैंड हेल्प्स टू प्रोवाइड सेक्रीशंस टू आवर बॉडी। जो हम पसीना हो रहा है, दिस इज द सेक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड। मुंह से थूक निकल रहा है, सेक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। पेट में एंजाइम निकलता है, सेक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ग्लैंड हैं जो शरीर में कुछ ना कुछ हमेशा इजेक्ट करते रहते हैं। सो वो जो ग्लैंड से जो हमारा हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लैंड से हमारा एंजाइम निकलते हैं, ये निकालने का काम करता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
ये हमारे ऑर्गन का उस लाइनिंग में आता है जहां से कुछ सेक्रीशन प्रोवाइड कर सके, और ये लंबा लंबा थिक पिलर जैसे देखने में होते हैं, जैसे इसका नेम है कॉलमनर एपिथेलियम, करेक्ट। देन वी हैव सीलिएटेड एपिथेलियम, कि जिस एपिथेलियम के ऊपर सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये हमारे एपिथेलियल सेल्स है, दीज आर द न्यूक्लियसेस, तो इसके ऊपर हमारे ये इस तरह ये हेयर लाइनिंग रहेंगे। दिस इज नोन एज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का कहां कहां प्रेजेंस होता है सर? जहां पे हमारा एयर पैसेज रहना हो, जहां पे हमारा बॉडी मूवमेंट का, जहां पे इंटरनल कोई बॉडी मूवमेंट या इंटरनल कोई सेलुलर मूवमेंट करना हो। जैसे दो एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ पे जो एयर पाइप है, एयर पाइप में ये सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, ठीक। दूसरा हमारा ये सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है इन द ओवरी, ये फीमेल्स में जो ओवरी से जो यूटेरस तक का जो लाइनिंग है वहां पे एग सेल को मूव करना पड़ता है। कैसे मूव करेगा? उसका कोई एग सेल का हाथ पैर थोड़े है, एक्चुअली एग सेल इसके ऊपर फ्लोट करते रहते, ये सीलिया मूव करता है और एग सेल इसके ऊपर बाउंस करते करते फ्लोट करते करते जाता है। सो दिस इज द फंक्शन कि इंटरनल अगर कोई मूवमेंट है या इंटरनल एयर पैसेज है या फिर इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करना है, उस सब जगह में हमारे ये सीलिएटेड एपिथेलियम का काम पड़ेगा, करेक्ट। नाउ सर ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम तब क्या है? ये सारे एपिथेलियम को एक के बाद एक अगर लेयर में हम बैठा दें, लेयर्स, स्ट्रेटा, तो क्या होगा? एक मोटा सा चौड़ा सा एक एपिथेलियम बनेगा। दिस एपिथेलियम इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। Means it is a mixture of various epitheliums which are arranged in stacks or arranged in layers so that a thick covering of the epithelial tissues can be obtained. This is known as stratified epithelium. तो एपिथेलियम का काम क्या है? Epithelial tissue is used to provide protection. पहला एपिथेलियल है squamous epithelium, then we have cuboidal epithelium, columnar epithelium, ciliated epithelium, and finally stratified epithelium. Correct? Now we have connective tissue. So now we are going to discuss the connective tissue or the connective animal tissue. ये कितने प्रकार के होते हैं सर? 5 प्रकार देख ही रहे हैं। There are 5 different types of animal connective tissue are there. The first one is the areolar tissue. Areolar tissue are also known as aerated or gap loose connective tissue. ये कहाँ रहता है? ये रहता है between the muscle and the skin. मसल और स्किन को अगर कनेक्ट करना की जरूरत पड़े, हमारा ये जो स्किन है ये मसल के ऊपर चिपका हुआ है, ये मसल से खुल के नहीं निकल जाता। क्यों? बिकॉज आई हैव दिस एयरवेयर टिश्यू इन बिटवीन। ये सिर्फ मसल और स्किन के बीच में नहीं, 2 ऑर्गन और मसल के बीच में फिर ये एयरवेयर टिश्यू लगता है। ये गैप्स रहते हैं इनके बीच में, लूजली कनेक्टेड है, इसलिए इनके गैप्स के बीच में से हमारा फ्लूइड बोलिए या ब्लड बोलिए या लिम्फ बोलिए, वाटर बोलिए, ये सब पास हो सकता है। 2 ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन हो, उसके बीच में अगर कोई डैमेजेस हो तो रिपेयर कर सकता है, क्योंकि बीच में इसके बीच में गैप रहता है। Airway tissue are basically provided between the skin and the organ, or skin or the muscle. Other than this, it is present in between the organs and the muscle, between 2 organs, and they have air or gap between them, so that it can allow passage of blood or lymph, so that repair work can be done. ठीक है, अगर मान लो 2 टिश्यू सट के रखा हुआ है, 2 ऑर्गन एकदम सटा के रखा हुआ है, उसके बीच में ब्लड नहीं फ्लो कर सकता। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम है, जितने भी हार्मोन है, सब ब्लड के थ्रू ही फ्लो करते हैं। हम जो दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, कुछ भी लें, वो सब ब्लड के थ्रू ही फ्लो करेगा। तो अगर ब्लड हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच सके तो वहां रिपेयर वर्क नहीं हो पाए। दैट्स व्हाई सर्टेन गैप्स मस्ट बी मेंटेन। तो उस जगह में हमारा ये एयरोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। देन व्हाट यू हैव एडिपोज टिश्यू। हमारे स्किन, स्पेशली हमारे स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट रहता है, विच हेल्प्स इन थर्मल सेग्रीगेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हमारा बॉडी को एक्सेस ठंडा ना महसूस हो या हमारा बॉडी एक्सेस ठंडा ना पड़ जाए, इसीलिए बाहर के एक लेयर, एक फैट रहता है हमारे शरीर में। इन द कोल्डर प्लेसेस पढ़े होंगे क्लास 8 में, जो एडेप्टेशन चैप्टर में होता है ना कि जब पोलर बियर के ऊपर एक्स्ट्रा फैट रहता है, बहुत मोटा फैट रहता है। सो जो ठंडा जगह में वहां बहुत मोटा फैट रहता है, लेकिन हम ऑर्डिनरी बोल रहे हैं,
ऑर्डिनरी सिचुएशन में सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर में फैट का लेयर रहता है, स्किन के नीचे और मसल के ऊपर, ठीक है। तो वो जो फैट वो किसके थ्रू कंडक्ट रहेगा, ये एडिपोज टिश्यू के बीच में कंडक्ट रहेगा। एडिपोज टिश्यू कैसे पता चलेगा, सर हमारे स्किन के नीचे जो ये लेयर है, यहाँ जो पकड़ने में, देखो किसी का ये स्किन बहुत पतला पकड़ा था, जैसे हमारा ये देखो मोटा पकड़ा है, मीन्स हमारे स्किन तो बहुत पतला होता है, ये चमड़ा ये जैसा स्किन होता है, लेकिन वो स्किन के नीचे फैट है, इसलिए देखिए इतना ज्यादा हमको पकड़ने में नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई कोई देखिएगा आप लोग में से एकदम इतना, जैसे अगर हम प्रथा या अगर सिड की बात करें तो उसका चमड़ा निकालेंगे सर हार्डली इतना मोटा होगा, उसका ऐसे पड़ा जाएगा। क्यों, उन लोग के बॉडी के अंदर फैट ही नहीं है, मतलब ये एडिपोज टिश्यू बहुत कम है। ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है, जस्ट स्किन के नीचे एक फैट का लेयर होता है, वो फैट का लेयर को स्किन से चिपकाने का काम ये एडिपोज टिश्यू करता है। देन वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू और प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, ये एक्चुअल कनेक्शन या जोड़ने का काम करता है। किसको, आइदर मसल टू बोन या फिर बोन टू बोन। लिगामेंट इज यूज्ड टू कनेक्ट बोन टू बोन। हमारे बॉडी में जितना मूवमेंट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, या फिर मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है, हम स्ट्रेट खड़े हो पा रहे, व्हाई, बिकॉज ऑफ माई दिस बैकबोन। मेरा बैकबोन सीधा हमको रख रहा है। अगर हमारा बैकबोन नहीं है तो क्या होगा, हम ऐसे झूल जाते। हमारे यहाँ नेक बोन है, इसलिए आई कैन मूव माई नेक, आई कैन फिक्स माई नेक। अगर ये नेक बोन है तो मेरा बॉडी से झूल जाता। तो ये बोन्स को चिपकाने का काम कौन कर रहा है, ये लिगामेंट कर रहा है। The ligament is the proper connective tissue or the dense connective tissue which is used to connect two bones in between. हमारा बॉडी जो मूव कर रहा है, why? Because of movement of this biceps and the triceps muscle. हमारा मसल मूव कर रहा है, that's why हमारा ये बॉडी मूव कर पा रहा है। This is because of movement of this tendon. Tendon is used to connect a muscle with a bone. Bone to bone कनेक्ट करेगा ligament और muscle to bone कनेक्ट करेगा tendon. ठीक है। देन आई हैव मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू, मींस दिस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये जॉइंट है, लाइक दिस, ऐसे है। मतलब यहाँ पे एक सेल है, उससे ऐसे ब्रांचेस निकले, यहाँ से एक सेल इससे जुड़ा हुआ है, इससे एक सेल जुड़ा हुआ है, इससे एक सेल जुड़ा हुआ है, इससे एक सेल जुड़ा हुआ है, इससे सेल जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। जस्ट लाइक यू हैव स्टडीड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स इन क्लास 8, पढ़े हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स, उनमें थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग कि एवरी पार्टिकल इज कनेक्टेड विद ईच अदर, इस तरह। सो दिस मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इज आल्सो लाइक दिस। ये दो प्रकार के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन्स आर सो स्ट्रॉन्ग, सो डेंस दैट दे कैन नॉट मूव, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी सॉलिड, दे आर वेरी रिजिड। इन बट इन कॉन्ट्रारी दिस कार्टिलेज आर नॉट सो हार्ड, वो इतना हार्ड नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। So this cartilage can move, they are flexible, while the bones are very hard, they cannot move, they are very very rigid. But both are the types of matrix connective tissue. ठीक है, both are form of matrix, मतलब वो joint करके है। They are very hard, they are very rigid, but they have certain pores in between. अगर आप हड्डी देखें, most of you are I think non-veg persons, मतलब चिकन मटन तो खाते ही होंगे। तो अगर वो हड्डी किसी भी चिकन का या मटन का हड्डी अगर सूखने के लिए छोड़ दे, ऐसे उसको सिर्फ हड्डी बोल रहे, खाने के बाद हड्डी जो बचता है वो अगर सूखने के लिए छोड़ दे, तो सूखने के बाद अगर हड्डी को आप ऑब्जर्व करेंगे तो हड्डी में छोटे छोटे गड्ढा देखेंगे, पोर्स, देयर आर पोर्स इन बिटवीन। सो बोन्स आर पोरस बट कार्टिलेज आर नॉन पोरस। देखेंगे बोन्स के ऊपर कार्टिलेज लगा हुआ रहता है, वो जो नरम पार्ट हम लोग खा सकते हैं, बोन के ऊपर चिपका हुआ रहता है, वो क्या होता है, बोन्स को ऊपर बोन्स ताकि आपस में घिस के फ्रिक्शन ना हो, उसका काम ये कार्टिलेज प्रोवाइड करता है। ताकि दो बोन, तो दोनों हार्ड है, दोनों आपस में घिसेगा तो फ्रिक्शन होगा, बोन्स विल कोरोड अवे, वो घिस घिस के पूरा बर्बाद हो जाएगा। ताकि दो बोन्स आपस में घिसे नहीं, तो बोन्स के ऊपर एक कवरिंग रहता है जहां पे दो बोन्स सटते हैं। दिस काम, ये कौन सा क्लियर रहता है, कार्टिलेज। कोई कोई कार्टिलेज तो एक्सटर्नल हम लोग दिखता है, जैसे ये नोज, ये ईयर, दिस आर ऑफ मेड ऑफ कार्टिलेज। देखो ये मूवमेंट कर रहा है, वाई, बिकॉज दे आर। लेकिन अगर यहाँ देखो ये मूव नहीं कर रहा है, वाई, बिकॉज यहाँ तक हड्डी है, यहाँ ये मेरा कार्टिलेज है, यहाँ तक बोन है और ये कार्टिलेज है, करेक्ट। देन है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड एंड लिम्फ। सर ब्लड क्या कनेक्ट करता है, ब्लड थोड़े कुछ जोड़ता है, वो तो पानी से फ्लो करते रहते इधर से उधर, उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? अरे भाई वो कनेक्ट कर रहा है किसको, तुम्हारे हर एक ऑर्गन को। हम जो सांस ले रहे हैं, आई एम ब्रीदिंग, कहां जा रहा है मेरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज गोइंग टू लंग्स यहां पे, लेकिन ये लंग्स से ऑक्सीजन पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे, हाउ?
द ब्लड, ब्लड से ये ऑक्सीजन पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करेक्ट? सो देयरफॉर ब्लड इज माय काइंड टिश्यू। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, कहां जा रहा है खाना? स्टमक, वहां से खाना पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कर रहा है? ब्लड। हमारा बॉडी रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हर एक सेल में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कहां से? लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लाएगा कौन? ब्लड। हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ताकि हमारा बॉडी पर्टिकुलर वे में काम करे। हार्मोन्स तो एक जगह से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन माथा से निकलता है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन गले से निकलता है। तो ये गले से निकल के पूरे बॉडी में कैसे ट्रेवल करेगा? ब्लड। मतलब ब्लड इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑर्गेन्स इन बिटवीन, ऑर्गेन्स के बीच में कम्युनिकेशन के काम करने के लिए हमको ब्लड का लगेगा। दैट्स व्हाई ब्लड इज आल्सो नोन एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सर लिम्फ क्या है? अगर हम ब्लड में से अगर हम रेड ब्लड सेल को निकाल दें तो जो व्हाइट प्लाज्मा बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड माय लिम्फ। लिम्फ इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि टिश्यूज के बीच में या ऑर्गेन्स के बीच में कुछ फ्लूइड का बहना जरूरी है फॉर वेस्ट कलेक्शन और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये काम कौन करता है? ये काम करता है लिम्फ। ब्लड तो इंपॉर्टेंट काम के लिए, जैसे ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करना, ये सब मेरा ब्लड करेगा। इसके अलावा वेस्ट कलेक्ट करना या एक्सेस वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ये सब के लिए हमको अलग से एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या अलग से एक कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है, दैट इज नोन एज लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। Now I have muscular connective tissue, muscular tissues. मस्कुलर टिश्यू क्या है? सर मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। Voluntary muscles and involuntary muscles. These voluntary muscles are also known as striated muscles, and involuntary muscles are also known as unstriated muscles. सर क्या है ये unstriated और striated? क्या है ये voluntary और involuntary? Voluntary muscles are those muscles which work or which take the order directly from our will. हमारे ब्रेन से डायरेक्ट ऑर्डर्स लेता है वो। हम उसको अगर हम कहेंगे जैसे हाथ उठाओ तो हाथ उठ गया। आई एम ट्राइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, हम ब्रेन से ऑर्डर गया मेरे हाथ को, मेरे बाइसेप मसल को, तब जाके ये मूवमेंट कर पाया। मतलब जो मसल्स मूव विथ आवर विल, विथ आवर कंसेंट, दे आर नोन एज वॉलेंटरी मसल्स और स्ट्रिएटेड मसल। क्यों से स्ट्रिएटेड? बिकॉज दे हैव स्ट्राइप्स। मतलब ये मसल के बीच में से स्ट्राइप्स रहते हैं। यहाँ एक स्ट्राइप्स है, यहाँ गैप, फिर स्ट्राइप्स है, फिर गैप, फिर स्ट्राइप्स है, फिर गैप, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे लाइक दिस होता है। ये स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्राइप्स होता है बीच में, दैट्स व्हाई स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड। लेकिन ये है इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स लाइक दिस। यहाँ पे कोई स्ट्राइप्स दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ पे अलग अलग सेल दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई स्ट्राइप नहीं, ये स्मूथ मसल्स है। दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, दे डू नॉट फॉलो आवर विल। जैसे हम अपने आंख का ये जो ईयरलिड्स है, आईलिड्स है, तुम कुछ भी अगर अचानक अगर आंख के सामने आए, तुम चाहो ना चाहो आईलिड अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। मेरा यहाँ जो एपिग्लॉटिस है विच सेपरेट्स द फूड पाइप एंड विंड पाइप, ये हमारा बात नहीं सुनते, ऑटोमेटिक काम करता है। जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर मसल है विच अलाउज द पासेज ऑफ यूरिन, ठीक है, ये भले ही हमारा बात सुनता हो, लेकिन जो हमारा एक और स्फिंक्टर मसल है विच कनेक्ट द स्टमक टू द इंटेस्टाइन, एक मसल है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में लिंक करता है, थोड़ा थोड़ा खाना इंटेस्टाइन में भेजता है। ये क्या तुम कंट्रोल करते हो? नहीं सर, अपने आप होता है। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम व्हाइल रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे और ऊपर होता है, ये तुम कंट्रोल करते हो? नहीं सर, अपने आप होता है। सो जो मूवमेंट हमारे बॉडी में अपने आप होता है, हमको उसको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। Those muscles are involuntary muscles or unstriated muscles because they are smooth, they don't have any stripes in them. This unstriated muscle और involuntary muscle का एक एग्जाम्पल, इसका एक स्पेशल टाइप है, इसका एक स्पेशल टाइप, इसे 2A लिखते हैं, इसका स्पेशल टाइप है। They are known as cardiac muscles.
कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट का मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी इन एक्शन। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो कि हमको इस दुनिया से पूरा विरक्ति लग गया, ये अच्छा लग रहा है कोरोना कोरोना, घर आओ, हाथ पैर धो, बाइक धो, खुद नहाओ, कपड़ा धो, ये करो, ड्यूटी में आके बात मत करो, हमेशा मुंह ढक के रखो। सर ये लाइफ हमको पसंद नहीं आ रहा, हमको मरना है। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस वर्ल्ड। हम हार्ट को बोलेंगे हार्ट बंद हो जाओ भाई, मेरा बात मानेगा? नहीं मानेगा। तुम लोग का पता नहीं, बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, पता नहीं क्लास 9-10 में तुम लोग का कहाँ से रिलेशनशिप इश्यूज होता है, लेकिन आता है। बहुत सबको लाइफ में प्रॉब्लम है, लव इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है। कोई चाहता है कि भाई हार्ट बंद हो जाए, मर जाए हम, चाहेगा? इज इट पॉसिबल टू स्टॉप अवर हार्ट? नहीं। अब उल्टा से लो, किसी को कोई मर रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट रुकने वाला है, लेकिन वो चाहे कि जिंदा रहे, भाई तुम जिंदा रहो तो हार्ट भी चलो, वो चलेगा नहीं। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, इसको ऊपर तुम्हारा ब्रेन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय अवर विल। सच इज द कार्डियक मसल। तो सर इन दोनों में अंतर क्या? कार्डियक मसल इज अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल बिकॉज कार्डियक मसल्स आर टायरलेस। टायरलेस मतलब दे डू नॉट नीड एनी रेस्ट, दे डू नॉट गेट टायर्ड। हमारा हर मसल, तुम सुबह से बहुत काम किए, बहुत सारा होमवर्क किए, शाम तक आते क्या होगा? गर्दन दर्द करेगा, हाथ दर्द करेगा, एनर्जी लॉस। सुबह से बहुत दौड़ झांप किए, बहुत दौड़े, बहुत क्रिकेट खेले, तो क्या होगा? पैर दर्द करेगा, मसल दर्द करेगा, बिकॉज योर मसल्स नीड रेस्ट, दे हैव टू गिवन सर्टन रेस्ट। कार्डियक मसल का काम क्या है? हार्ट पंपिंग है इसका काम। कब तुम्हारा हार्ट को रेस्ट मिलता है? सर कभी नहीं मिलता। हार्ट रेस्ट तभी मिलेगा जब हम रेस्ट इन पीस करेंगे, जब हम मरेंगे। तुम्हारा हार्ट पंप करना शुरू कर देता है विद इन योर मदर्स वूम। जब आप माँ के पेट के अंदर 3 महीना होता है, तभी आपका हार्ट डेवलप हो जाता है। जन्म लेने तक, जन्म लेने के बाद मरने तक ये ब्लड पंप करते रहता है, ये हमेशा बीट करते रहता है। चाहे आप कुछ काम करें चाहे ना करें, सोए रहें, बैठे रहें, दौड़ते रहें, कुछ भी करें, इवन कि कोमा में रहें, ब्रेन डेड हो जाएगा लेकिन हार्ट काम करे। ठीक है, हार्ट को कभी रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर टायरलेस मसल्स, दैट्स व्हाई दे आर द स्पेशल मसल्स, कार्डियक मसल्स। समझ में आया मेरा डिफरेंस क्या है ये ऑर्डिनरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स में? ठीक। सो मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का ही एक स्पेशल टाइप है कार्डियक मसल्स, विच आर वेरी वेरी स्पेशल मसल्स, दे आर फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट। द लास्ट काइंड ऑफ टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू और द नर्व टिश्यू। इसका स्पेशल नाम है न्यूरॉन। दैट्स वाई जो डॉक्टर न्यूरॉन लेके या नर्व लेके पढ़ाई करते हैं या न्यूरॉन स्पेशलिस्ट होते हैं, दे आर नोन एज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन से न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये न्यूरॉन होता क्या सर हमारे बॉडी में इंपल्स कैरी करता है। इंपल्स मतलब सिग्नल। जैसे मान लो हम बैठे हैं, कोई मच्छर आके काट दिया, मच्छर काटा, तो वो कैसे पता चला मच्छर काटा? बिकॉज हमको एक सेंसेशन हुआ, एक फीलिंग हुआ। या हम बैठे हैं, कोई एक पीछे से ठंडा बर्फ लाके गर्दन में सटा दिया, एक फीलिंग हुआ। हम बैठे, पैर में कोई गर्म चाय लाके सटा दिया, एक फीलिंग हुआ। या हमको कुछ आवाज सुनाई दिया कान में, एक फीलिंग हुआ। हम आंख से कुछ देख रहे हैं, फीलिंग हुआ। हम नाक से कुछ सूंघ रहे हैं, ये भी एक फीलिंग हुआ। हमको कोई टच किया, ये भी एक फीलिंग हुआ। तो हमारे बॉडी में जो फीलिंग है वो हमारे ब्रेन तक जाना चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन एनालाइज कर सके ये किस तरह का चेंज है, ये क्या हमारे अनुकूल है, ये हमारे विकूल है, मतलब ये हमको अच्छा के लिए हो रहा है या खराब के लिए हो रहा है। अच्छा के लिए हो रहा है तो टुवर्ड्स द चेंज जाएंगे, खराब के लिए हो रहा है तो दूर भाग जाएंगे। जैसे गर्मी के दिन में तुम बैठे काम कर रहे हो, बहुत टेस्ट काम कर रहे हो, और पीछे से कोई ठंडा बोतल का, एक फ्रिज से बोतल निकाल, तुम्हें गर्म लगा, हाँ आराम लग रहा है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, जो कर रहा है करो। लेकिन यही अगर हम दिसंबर महीना में करें, तुम ठंडा में बैठे कुछ लिख रहे हो, पीछे ठंडा बोतल लगा, कौन है गाली दोगे तुमसे? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन ने इसको एनालाइज किया कि ये हमको आराम मिल रहा है या हमको क्षति हो रहा है। वो जो सेंस जाता है वो हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, तब ब्रेन बताएगा कि ये अच्छा है या खराब है। तो ऑर्गन से ब्रेन तक जाएगा कैसे? ब्लड के थ्रू? बोले नहीं सर, ये काम ब्लड नहीं करता, ब्लड इतना फास्ट ट्रेवल नहीं करेगा। तो कौन ये काम करेगा सर? इसके लिए हमारे बॉडी में एक वेरी वेरी हाई स्पीड सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स कैरी करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंपल्स मिला के कैरी करता है। दीज आर नोन एज नर्व सेल्स and the complete combination of so many cells are known as nervous cells or neurons.
ठीक है, इसका डायग्राम आएगा एग्जाम में। डायग्राम देख लो कैसा होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई न्यूरॉन और नर्व सेल। ये है मेरा सेल बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं साइटोन, और ये है मेरा एक्सॉन। साइटोन एंड एक्सॉन, ये जो पोर्शन है दिस इज न्यूक्लियस। ये जो ब्रांच दिख रहा है डेंड्रॉन्स, और ये जो ऊपर का पार्ट है डेंड्राइट्स। ये जो थ्रेड जा रहा है दिस इज न्यूरल लेम्मा। ये जो आउटर कवरिंग है हॉट डॉग जैसा दिख रहा है दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर। एंड दिस इज नोन एज नर्व एंडिंग। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। तो न्यूरॉन काम कैसे करता है सर? सर न्यूरॉन का काम करने का तरीका बड़ा आसान है। ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा नर्व एंडिंग, यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, लाइक दिस, मतलब रिले रेस जैसा। एक न्यूरॉन अपना सिग्नल दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, फिर वो तीसरे को, फिर वो चौथे को, फिर वो पांचवें को, और ऐसे करते 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 ये पूरा ब्रेन तक जाता है। दैट्स व्हाई नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। नर्व सेल ये लंबा इसलिए होता है ताकि मेरा सिग्नल को जल्दी कैरी कर सके। और ये रिले रेस जैसे काम करता है कि मेरा बैटन हम दूसरे को पास किए, वो तीसरे को पास किया, वो चौथे को पास किया, एंड दिस वे द होल बैटन इज कैरीड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर। Similarly, the signal is carried from one organ to the brain and brain to the organ, vice versa, दोनों काम होता है। The joint between the two nerve cells, the joint जहां पे दोनों nerve cells सटता है या जमता है, that position is known as synapse। The junction between two nerve cell is known as synapse। So this is the function of your nerve cell or nerve tissue, जो बोलेंगे। So this is all about your animal tissues। Animal tissues ये चार प्रकार के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। जिसमें डायग्राम आपको बेसिकली पढ़ना है ऑफ मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इन दोनों का डायग्राम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, करेक्ट, लेकिन इनका फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि स्क्वामस का क्या काम है, कॉलमनर का क्या काम है, या फिर कंटिव में एडिपोज का क्या काम है, लिगामेंट का क्या काम है, कार्टिलेज का काम है, एंड ऑल, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर tissue chapter। You will be receiving the notes and certain assignment questions among this, and I request you all to please इसका जो assignment है इसको please solve कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी में आपको कुछ समझना, बुद्धि लगा के लिखने का नहीं है, याद करना है, रटना है। तो if you are getting a variety of questions, you will be knowing कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या कैसा एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा वो असाइनमेंट को प्लीज 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 उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम मिले, कहीं भी कोई एरर मिले या कोई डाउट्स निकले, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू।